दोस्तों इन शायद भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदद हुकूमत करनी चाहिए या शहबाज शरीफ हुकूमत को पहला पैगाम मिल गया, और ये पहला पैगाम ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से साकन पानियों में पत्थर मारकर कुछ तहरुक पैदा करने की, वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ हुकूमत और उनकी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाई जाने वाली अंडरस्टैंडिंग की राह में कोई रुकावट हो सकती है। ये पैगाम मौसूल होने के बाद ना सिर्फ जो है ख्वाजा आसिफ साहब की टोन के अंदर तब्दीली आई है, बल्कि वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी मैदान में आना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस लेकिन के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक सेटल नहीं हो पा रही। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त किसकी पॉलिसी लाइन को टो कर रहे हैं और क्यों। सवाल ये भी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस मिशन के ऊपर चल रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है या ये पार्टी पॉलिसी है। अगर ये पार्टी पॉलिसी है तो ये पार्टी पॉलिसी किसकी वजह से या किसके ज़रिए ख्वाजा आसिफ साहब तक पहुंची है। और सबसे बढ़कर ये कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने इस मामले में न सिर्फ एंट्री दी है, बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री दी है, बल्कि उन्होंने अपनी एंट्री के साथ एक और ऑप्शन का दरवाज़ा भी खोला है। और इससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि जनाब यहाँ पर कुछ और खेल है जो शायद खेला जा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिट्टी पाओ पॉलिसी पर, जो इसी वजह से डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया। और आज ईवान वज़ीर आज़म में मौजूदा हुकूमत का पहला पॉलिसी साज इजलास था, और इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म हाउस में जनाब शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ एक मुलाकात भी हुई है, और इस मुलाकात के अंदर इन तमाम इशूज़ के ऊपर तबादला ख्याल भी किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज होने वाली जो मुलाकात है उसके बाद एक मीटिंग है जो तय पाई थी, और उस मीटिंग में जो है SIFC के यानी उस प्लेटफॉर्म के मुस्तकबिल का फैसला कर रहा था, जो स्पेशल जो है इनिशिएटिव फोरम बनाया गया था उस साबिक निगरान दौर में। उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बतौर मेंबर मौजूद थे। तो आज इस बात का जो है शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात में इस बात का इजहार किया है कि SIFC के प्लेटफॉर्म को न सिर्फ जारी रखा जाएगा, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह को हमवार करने के लिए जो इक़दामात हैं उनको भी जारी रखा जाएगा। उसके बाद SIFC का एक पहला तारुफी इजलास होता है इस मुलाकात के बाद, और इस इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनको इस बारे में अपनी हुकूमत की तरफ से जो तमाम जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड करने का जो ऐलान है वो ये करते हैं, और ये कहते हैं कि जनाब ये वाला फोरम जो है वो अपना काम जारी रखेगा। इस एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब और उनकी निगरान काबीना को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, और इसमें खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। SIFC की एपेक्स कमेटी ने निगरान हुकूमत में मौसर और भरपूर काम किया। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही अहमियत का हामिल है। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइन है और वक्त की ज़रूरत है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के में गैर मामूली किरदार अदा किया। यानी ये जो फायर फाइटिंग मिशन है शहबाज शरीफ साहब का वो जारी है, और उस मिशन के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब ने ये जो इस वक्त एक माहौल क्रिएट हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की वजह से, उस माहौल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त एक गैर ज़रूरी लड़ाई को छेड़ने से बेहतर है कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंज है और ख़ास तौर पर ये जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे निपटा जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से 2 दिन पहले साकिन पानियों के अंदर पत्थर फेंका था, और उन्होंने ये जो अफ़गानिस्तान से कुछ तालिबान को लाया गया था, और यहाँ पे तकरीबन उनका बताया था कि 5000 तालिबान थे, उनको वहाँ पर लाया गया था और आकर पाकिस्तान में बसाया गया था।
ان کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے دور میں ہمیں خصوصی طور پر ایک بریفنگ دی گئی تھی جس میں اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا، پارلیمنٹ سے اس فیصلے کی منظوری نہیں لی گئی تھی، لیکن اب ان لوگوں کو لانا، یہاں پر بسانا پاکستان کے لیے ایک درد سر بن چکا ہے، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی کے یہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام لوگ جو طالبان کو لے کر یہاں پر آئے تھے ان کو ان کے سٹیٹس کو چینج کیا گیا تھا، یہاں پر ان کو بسایا گیا تھا، ان سے سوال بھی پوچھنا بنتا ہے کہ جناب یہ جو ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے بعد، یہ ایکسپیریمنٹ کے نقصان کا جواب کون دے گا؟ اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر بلانے کے لیے باضابطہ طور پر قرارداد بھی پیش کروں گا۔ اس کے بعد اگلے دن خواجہ آصف صاحب نے ایک اور ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ جو تھے جنرل باجوہ، انہوں نے جو ہے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا وفاد حسین صاحب کے شو میں، انہوں نے کہا جی دھمکی ملی ہے مجھے کہ تو بڑھیا ود کے گلا کرنا تھا، انہوں نے بڑھ لانگے۔ اور پھر انہوں نے کل ایک ٹاک شو کے اندر عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ٹاک شو میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو دھمکی یا جو بھی ہے اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے ان کو وہ جو ہے پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے، اور اب میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آپ نے جو پریس کانفرنس کل کرنی تھی وہ آج کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سابق اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی چکر کے اندر لپیٹ کے آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، اور یہ کسی مؤثر پالیسی کا حصہ تو ہو سکتا ہے، کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ تو ہو سکتا ہے، یہ ذاتی رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بعد جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو نگران جو وزیر قانون ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے اس بات کا ذکر کیا کہ اب چونکہ جو جنرل باجوہ ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب ہیں یہ دونوں سابق ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور ان کو ہم پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں بلا سکتے۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے، ایسا آپشن اب اویلیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فائر فائٹنگ کے مشن کے اوپر کام کیا، لیکن ساتھ انہوں نے ایک نیا آپشن دے دیا، اور اس سے مجھے اور اس بات کو تقویت ملتی ہوئی نظر آئی کہ شاید یہ ایک کوئی نئی ہارڈ لائن ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف جو بھی ہارڈ لائن ہوگی وہ کسی بھی طور پر موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کی اشیر بات کے بغیر اگر چاچو کی قیادت کے اندر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا، جو بظاہر مجھے اس کا یقین نہیں آتا، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس بات پر تو کراس لگا دیا کہ وہ طلب کر سکتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے فورم پر، البتہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان دونوں ریٹائرڈ جرنلز کو مختلف قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں طلب کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ وہاں پر حاضر نہ ہو تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک سنگین عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغامات کے تبادلے ہیں اس کے پیچھے یہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج ایک سٹوری چھپی ہے دی نیوز کے اندر، انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور انصار عباسی صاحب کے حوالے سے یہ بات سب لوگوں کو علم ہے کہ وہ عمومی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ چند لوگ ہیں جیسے کامران خان صاحب ہیں، جیسے انصار عباسی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جرنلزم کے اندر جن کو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جرنلسٹک ماؤتھ پیس ہے، جرنلسٹک ماؤتھ پیس۔ ان کی طرف سے ایک سٹوری شائع کی گئی ہے، اور اس کا میں آپ کو ایک پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں جس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہ تمام صورتحال اسی کو کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ اس حوالے سے جناب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انصار عباسی صاحب، انہوں نے ان کی جو سٹوری ہے اس میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے۔ اس خبر کا یا اس ان کے انالیسس کا یا یہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کو پیغام دیا گیا ہے اس کا میں آپ کو چند سطریں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ پہلا پیغام مل گیا، وہ واقعتاً پیغام بھی ہے، اور اس پیغام کو جرنلسٹک ماؤتھ پیسز کے ذریعے مزید ترویج بھی دی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں علم نہیں کہ یہ خواجہ صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے یا شہباز حکومت کی پالیسی، وجہ جو بھی ہے
ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा मामला उठा दिया है जिसका असर शहबाज हुकूमत पर भी पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, जैसा कि टीवी एंकर ने भी कहा था कि ऐसा करने पर हुकूमतों की छुट्टी भी हो सकती है, बेहतर होता पहले इंतखाबी तनाज़ात का शिकार हुकूमत अपने पाँव जमा लेती, मईशत के अहम तरीन चैलेंज से निपट जाती, कुछ सियासी और माशी इस्तेहकाम हासिल कर लेती, तो फिर जर्नैलों के एहतसाब का काम शुरू करती। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कुछ ज़्यादा जल्दी में लग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के मशवरे के मुताबिक जर्नैलों के एहतसाब का फैसला अगर किया जाता है, उन्हें पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, तो फिर यकीनी तौर पर शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी तनाव को क्या शहबाज हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है? यानी इस चंद लाइनों के अंदर वो वाज़े तौर पर पैगाम शहबाज हुकूमत को दे दिया गया है। उनसे कहा गया कि पाकिस्तान जल्दी की दी है, और साथ साथ उनको इस बात की तड़ी भी लगाई गई है कि जनाब अभी आपने आपकी जान इन इंतखाबी तनाज़ात से नहीं छूटी, अभी आपकी जान फॉर्म 45 फॉर्म 47 से नहीं छूटी, अभी आपका ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ने का इम्कान है। ये ना हो कि कुछ हल्के खुल जाएं, मेरा ख्याल ये है कि शायद इसी तरह का कोई पैगाम है, ये ना हो कि कुछ हल्के खुल जाएं, ये ना हो कि NA 130 खुल जाए, ये ना हो कि ऐसे कोई अदालती फैसला आ जाए जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो सारी की सारी इखलाकी साख है उसके ऊपर भी सवाल पैदा हो जाए। तो बेहतर ये है जेड़े कम तुसी लगे हो पैन उहदे ते लगे रहो, जेड़े कम ते असी लगे हैं सानू पैन लगे रहने दो। आप अपनी प्लेट में खाएं, हमें अपनी प्लेट में खाने दें, आप अपने काम से काम रखें, हमें अपने काम से काम रखने दें। हमारे कामों में किसी भी तरीके से मुदाखलत ना करें, इसका आपको नुकसान होगा। और ये पैगाम मुझे इस खबर के अंदर बहुत ही ज्यादा लाउड एंड क्लियर नजर आया, क्योंकि इसके अंदर जहां पर इस बात का जिक्र किया गया, इंतखाबी तनाज़ात का जिक्र किया गया, वहां पर इस बात की धमकी दी गई, माजी को याद कराया गया कि जनाब इस बात को याद रखें कि माजी में जिस हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ 36 का आंकड़ा लगाया था, जिस हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंजा आजमाई की थी, आखिरकार उनको घर जाना पड़ा। ये ना हो कि आप ये जो पंजा आजमाई करना चाहते हैं, ये ना हो कि आप जिस तरीके से जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बतौर मुल्जिम तलब करने जा रहे हैं, तो इसका आपको नुकसान हो, और इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि आपको घर जाना पड़े। और अगर आप पार्लियामेंट की फॉर्मेशन देखें तो ऐसा होना कुछ ज्यादा बईदस क्यास नहीं है। होना सिर्फ यह है कि एक तरफ से एक ग्रुप ने उठना है और दूसरे ग्रुप ने जाके बैठ जाना है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने उठना है, वहां से PTI ने उठना है, यूं सीटें तब्दील होनी है, ऐसे होते होते ऐसे, और उसके बाद जनाब काम खत्म, शहबाज हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इशू को लेकर इतना ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब को इसके अंदर इतना पानी डालने या इतना दम देने की जरूरत क्या है। और फिर आजम नजीर तारड़ साहब की तरफ से भी इस बात का इशारा देने की जरूरत क्या है कि जनाब अगर अब बुलाना पड़ेगा तो पार्लियामेंट में नहीं बुलाएंगे, हम असम्बली के इजलास में नहीं बुलाएंगे, हम कायमा कमेटी के इजलास में बुलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बुलाने के ऊपर कम से कम इत्तफाक राय है। और दूसरी जानिब ये वाला जो बुलाने के ऊपर जो इत्तफाक राय है, इसमें मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड ना होने का जो नुकसान है वो शहबाज हुकूमत को उठाना पड़ेगा, जिसका जिक्र अंसार अब्बासी साहब ने कर दिया है। और अंसार अब्बासी साहब ने ये जो पैगाम है निहायत ही अच्छे तरीके से, निहायत ही मौजू अंदाज में कमियों और कोताहियों का अहाता करते हुए आगाह कर दिया है कि भाईजान ताड़े पल्ले कख नहीं जे, लिहाजा जरा थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।